स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट और बेहद खास टॉपिक है ग्रोथ और न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है। और किस तरीके से वो ग्रोथ करता है तो उसको समझेंगे आज हम। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि बैक्टीरिया के जो सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, उसके जो पार्ट्स हैं उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। तो सेकंड टॉपिक है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ किस तरीके से होती है, ग्रोथ की ज़रूरत क्यों पड़ी बैक्टीरिया को, न्यूट्रिशन किस लेवल तक काम करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिस पे बैक्टीरिया अफेक्ट हुआ है, बैक्टीरिया की डेवलपमेंट अफेक्ट होगी, उसकी ग्रोथ अफेक्ट होगी। फर्स्ट ऑफ थिंग हम यहाँ देखते हैं कि द मिनिमम नेट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूड सोर्सेस ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम इनऑर्गेनिक साल्ट। यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, उसका विभाजन होने के लिए, उसका मल्टीप्लिकेशन होने के लिए हमको जिन सोर्सों की आवश्यकता पड़ेगी वो होगा एक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम इनऑर्गेनिक साल्ट। इनऑर्गेनिक साल्ट्स में जो कार्बन के अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं उनको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और या बात करूँ हम ऑक्सीजन और सम इनऑर्गेनिक साल्ट, ऐसे साल्ट जो इनऑर्गेनिक कैटेगरीज में आते हैं जिसमें कार्बन का कोई योगदान नहीं होता, तो इनका होना बहुत ज़रूरी है। जो प्रेजेंस में, अगर जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और सम मिनरल्स और वाइटामिन्स, इनका होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके ह्यूमन बॉडी सेल ग्रोथ करती है। उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, कई सारे ऐसे तत्व होते हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है हमको, सोडियम, पोटेशियम। तो उसी तरीके से बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम इनऑर्गेनिक साल्ट। फर्स्ट इसके ग्रोथ को देखते हैं हम, किस तरीके से ग्रोथ हुआ है, उसका किस तरीके से उसका ग्रोथ का स्केल बढ़ा है। तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्ट है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको आधारित करते हुए हम ये मानेंगे कि इस आधार पर बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, या एक तरीके से हम उसका स्टेट बोल सकते हैं, हम आधार बोल सकते हैं कि इनको देख के हमको पता लगेगा कि बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग है बैक्टीरियल ग्रोथ में, बैक्टीरिया डिवाइड बाय बाइनरी फ्यूजन। जैसे नॉर्मल सेल्स के अंदर, ह्यूमन सेल्स के अंदर बाइनरी फ्यूजन की जगह हम देखते हैं समसूत्री विभाजन, मियोसिस। तो इसी तरीके से वहाँ पे आप समसूत्री विभाजन देखते हो, इसी तरीके से यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है कि एक बैक्टीरियल सेल्स किस तरीके से कम्प्लीटली सेकंड बैक्टीरियल सेल्स में चेंज हो जाती है। इसके पास न्यूक्लियस है लेकिन पूरी तरीके से न्यूक्लियस नहीं है, कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं है। इसके पास प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसके पास नहीं होता बैक्टीरियल सेल्स के पास, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो इसमें देख लीजिए आप, फर्स्ट सबसे पहले एक नॉर्मल सेल्स, या हम बोल सकते हैं एक बैक्टीरिया यहाँ पे होता है, क्योंकि बैक्टीरिया कम्प्लीटली ही एक सेल्स होती है। फिर बैक्टीरिया जिसके अंदर आपको क्रोमोसोम्स मिलते हैं, फिर उसका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कि जो रेप्लिकेट होता है ताकि एक डीएनए सिंगल डीएनए डबल डीएनए लेयर्स में चेंज हो जाए। डबल डीएनए लेयर्स में वो चेंज होगा तो धीरे धीरे उसका सेग्रेशन होगा। सेग्रेशन होने के बाद में वो जिस तरीके से आपने समसूत्री विभाजन देखा था कि एक सेल्स दूसरी सेल्स में चेंज हो रही थी, तो उसी तरीके से यहाँ पे दो सेल्स बन जाती है, जिसको बोलते हैं हम बाइनरी फ्यूजन। गॉट इट? इसको समझने के लिए एक सिंपल सा मेथड है कि आप एक नॉर्मल सेल्स पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये बैक्टीरियोलॉजी है और बैक्टीरियोलॉजी के अंदर एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को हम
देखते हैं। और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में एक सेल्स उठाते हैं, और सेल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर भी नॉर्मल सेल्स होती है। फ़र्क इतना, ह्यूमन बॉडी यूकैरियोटिक और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ में सिंपल फिक्सेशन ये है कि इसके लिए बाइनरी फ्यूजन कराना है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब ये होता है कि एक सेल्स दूसरे सेल्स में विभाजित हो जाती है, एक सेल्स दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एक बैक्टीरिया दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, तो उसको बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट, पहला था बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि उस तरीके से हम इसकी ग्रोथ को देख सकते हैं। यदि बैक्टीरिया का बाइनरी फ्यूजन कंप्लीट हो रहा है अच्छी तरीके से, कहाँ पे होना चाहिए बाइनरी फ्यूजन? बाइनरी फ्यूजन होना चाहिए आपके कल्चर मीडिया के अंदर या ससेप्टेबल होस्ट के अंदर, ये बाहर डिवीज़न नहीं करता। फर्स्ट ऑफ थिंग ये कि वो बाहर ये एक तरीके से स्पोर फॉर्म में रहेगा, अपना मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो अंदर ही जाएगा। बाहर केवल ये एक हम प्राइमरी फेज हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया की, तो ये बॉडी के अंदर जाएगा। बॉडी के अंदर जाने के बाद में बैक्टीरियल ग्रोथ होगा। बैक्टीरियल ग्रोथ किसके आधार पर होगा? बाइनरी फ्यूजन के आधार पर। सेकंड देखते हैं हम इसका जेनरेशन टाइम। तो जेनरेशन टाइम का मतलब होता है एक सेल्स दो सेल्स में जो चेंज होगी उसके बीच का टाइम। जैसे एक बैक्टीरिया किसी ह्यूमन बॉडी या ससेप्टेबल होस्ट में एंटर कर गया, एंटर करने के बाद जब वो एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में चेंज होगा या दो सेल्स के अंदर चेंज होगा, उसको बोलते हैं जेनरेशन टाइम। एक बार पढ़ लेते हैं इसको हम। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए बैक्टीरियम टू गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स अंडर द ऑप्टिमम कंडीशन इज नॉन एज जनरेशन टाइम। उसी को जनरेशन टाइम्स बोलते हैं, जो टू डॉटर सेल्स में चेंज हो जाएगा, यानी कि एक सेल्स है वो दो सेल्स में कन्वर्ट हो गई। जैसे कि हमने यहाँ देखा था, ये बाइनरी फ्यूजन डायग्राम में देखिए, बाइनरी फ्यूजन नॉर्मल सेल्स होती है, फिर वो चेंज हो गई, उसका डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, फिर वो साइटोकाइनेज मतलब दो सेल्स में कम्प्लीटली वो बदल गई, टू डॉटर सेल्स बन गई। अब ये डॉटर सेल्स बन गई, तो ये फर्स्ट सेल्स है, ये डायग्राम देखिए गौर करके, जो फर्स्ट सेल्स है इसमें, और यहाँ पे देख लीजिए आप, ये यहाँ पे साइटोकाइनेज हो रहा है। साइटोकाइनेज मतलब दो सेल्स यहाँ पे बन चुकी है। इन दो सेल्स के बीच का जो गैप होगा, फर्स्ट नॉर्मल सेल्स ये वाली सेल्स जिसका विभाजित होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, ये विभाजित हो चुकी सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स या दो बैक्टीरिया, इनके बीच, दोनों के बीच का टाइम ही जेनरेशन टाइम कहलाता है। कई बैक्टीरिया का अलग अलग जेनरेशन टाइम होता है, जैसे कि नॉर्मल एवरेज बात करें तो 20 मिनट जेनरेशन टाइम होता है। बट सम बैक्टीरिया लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का 20 घंटे 20 आवर्स इसका जेनरेशन टाइम होता है। और लेप्री का 20 दिन होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई उसका 20 दिन तक होता है। तो कुछ बैक्टीरिया जिनका जनरेशन टाइम अलग अलग होता है, जिसको जीटी भी बोलते हैं हम। और नॉर्मल एवरेज की बात करें तो 20 मिनट के अंदर वो अपनी ग्रोथ करने लग जाता है। जैसे ही कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर कर गया, एंटर करने के बाद में 20 मिनट के बाद में वो अपना ग्रोथ स्टार्ट मतलब ग्रोथ करना शो कर देता है, यानी कि एक जो बैक्टीरिया अंदर गया था वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है, या 2, 4, 6, 8 इस तरीके से वो चेंजेस होता रहता है। थर्ड बात करें हम, यही ग्रोथ में चल रहा है। थर्ड है बैक्टीरियल काउंट। इसमें हम केवल वैल्यूज़ की बात करेंगे कि बैक्टीरिया को किस तरीके से काउंट किया जाता है। पहली बात ये थी कि ग्रोथ, तो ग्रोथ कैसे हुई, हमने बाइनरी फ्यूजन देखा। अगर बाइनरी फ्यूजन ठीक था तो इट्स ओके कि बैक्टीरिया पूरी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। सेकंड, हमने ये देखा जनरेशन टाइम। अगर उसका जनरेशन टाइम बिल्कुल फिक्स है, मतलब कि अच्छी तरीके से जनरेशन टाइम के अकॉर्डिंग काम डिवीज़न हो रहा है, तो हमको पता लग जाता है कि अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। थर्ड आता है बैक्टीरियल काउंट। अब उसको काउंट कैसे करेंगे, तो फर्स्ट आता है टोटल काउंट, यानी कि टोटल काउंट एक टर्म है। जैसे भी टोटल काउंट आ जाएगा, जब कोई माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट देखोगे आप बैक्टीरियल कल्चर, तो उसमें लिखा होता है टोटल काउंट, वाइवल काउंट। तो टोटल काउंट के अंदर ये देखा रखा है, दिस इंक्लूडिंग टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द स्पेसिमेन इर्रेस्पेक्टिव दे आर लिविंग और डेड। मतलब टोटल काउंट के अंदर जो बैक्टीरिया डेड हैं और लिविंग हैं, दोनों बैक्टीरिया शामिल होते हैं, दोनों बैक्टीरियाज को शामिल किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, चाहे वो जिंदे हैं, चाहे वो मर चुके हैं, चाहे डेड है, लाइव है, किसी भी कंडीशंस में हैं, तो वो होता है टोटल काउंट। वाइवल काउंट, जैसे कि वाइवल है, वाइवल का मतलब होता है जीवित, तो इसके अंदर हम बैक्टीरिया देखेंगे वाइवल काउंट के अंदर।
कि इट मेजर द नंबर ऑफ लिविंग सेल्स, केवल हम उन सेल्स के बारे में बात करेंगे जो लिविंग कंडीशंस में। थर्ड और इम्पोर्टेंट फोर्थ इम्पोर्टेंट, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व मोस्टली 4 नंबर का पूछा ही जाता, हर एक एग्ज़ाम में आप चाहे तो पिछले 5 साल के पेपर्स देख सकते हो माइक्रोबायोलॉजी के, उसके अंदर आपको मिलेगा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। अभी तक हमने देखा बैक्टीरियल ग्रोथ, जनरेशन टाइम, बैक्टीरियल काउंट, फोर्थ आता बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। इस कर्व के आधार पे हम बता देते हैं कि बैक्टीरिया किस तरीके से किस दिशा में ग्रोथ कर रहा है, किस दिशा में अपना मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो इसमें 4 फेजेस दे दी गई है। इसके लिए सबसे पहले इनोकुलेट होना ज़रूरी है। इनोकुलेट का मतलब ये होता है कि कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया और उसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी, तो उसको बोलते हैं इनोकुलेट प्रोसेस। तो बैक्टीरिया इनोकुलेट होगा पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर। इनोकुलेट होने के बाद में उसकी 4 फेजेज़ में उसको कैटेगराइज कर दिया गया है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को बताएगा कि किस तरीके से कर्व बढ़ रहा है। कर्व का मतलब एक तरीके से ग्राफ से है, कर्व यानी कि उसकी रेखा जो हमें बताएगी कि ये बैक्टीरिया किस तरीके से और कितना सूटेबल कंडीशंस में ग्रोथ कर रहा है या फिर कितना वो ग्रोथ करने में सक्षम नहीं है। तो 4 फेज है। लैग फेज के अंदर जल्दी से देख लीजिए, आफ्टर इनोकुलेशन ऑफ द कल्चर मीडियम एंड मल्टीप्लिकेशन यूजिंग डज नॉट बिगिनिंग इमीडिएटली। मतलब लैग फेज ये होती है कि ये एक प्राइमरी फेज है, स्टार्टिंग फेज है। जैसे ही इनोकुलेट हुआ, इनोकुलेट का मतलब ये होता है कि कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया, प्रवेश करने के बाद में सूटेबल उसको एनवायरनमेंट मिल गया, अब उसके बाद में वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर रहा है। अब उसने ग्रोथ करना स्टार्ट किया, उसको बोलेंगे लैग फेज, द पीरियड बिटवीन इनोकुलेशन एंड बिगनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि कोई भी बैक्टीरिया का प्रवेश बॉडी के अंदर प्रवेश करने से लेकर उसका विभाजन होने तक का समय को हम बोलते हैं, जो उसकी फेज आती है उसको बोलते हैं लैग फेज। इस फेज के अंदर केवल हम कह सकते हैं कि विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, कंटिन्यूस डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड फेज आती है लॉग फेज। सेकंड फेज है लॉग फेज। फर्स्ट थी लैग, LAG, सेकंड है लॉग फेज। लॉग फेज के अंदर देखेंगे कि इसमें सेल डिवीज़न कम्प्लीटली स्टार्ट हो जाता है, और सेल डिवीज़न जैसे ही इसमें स्टार्ट होगा और एक एक्सपोनेंशियली, मतलब कि ये ऊपर की तरफ, जैसे कि आपको ग्राफ में देख के बताऊंगा मैं। ये यहाँ पे फर्स्ट है आपकी लैग फेज। लैग फेज में ये देख लीजिए आप, फर्स्ट लैग फेज है, ये ग्राफ है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का। तो लैग फेज में क्या बैक्टीरिया ने स्टार्ट किया है अपना मल्टीप्लिकेशन होना, जबकि लॉग फेज के अंदर हम देख लेते हैं पूरी तरीके से जो ग्राफ है लॉग फेज का। सेकंड नंबर पे फर्स्ट लैग फेज है, सेकंड पे लॉग फेज है। तो लॉग फेज के अंदर ग्राफ एकदम उछाल मार जाता है, यानी कि इस लॉग फेज के अंदर ही बैक्टीरिया की कंप्लीटली ग्रोथ होती है। द सेल डिवीजन स्टार्ट एंड देयर नंबर्स ऑफ इंक्रीज एक्सपोनेंशियली और बाई जीनोमेट्रिक प्रोग्रेस विद द टाइम ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड इन इट। यानी कि ये जो लॉग फेज है वो लॉग फेज का इतनी जल्दी से विभाजन होता है कि वो ऊपर स्ट्रेट लाइन तक पहुंच जाती है। लैग फेज यहाँ से स्टार्ट होती है, लैग फेज से लॉग फेज LOG, ये फेज स्ट्रेट लाइन तक पहुंचा देती है, यानी कि इसका कर्व इतना जल्दी बढ़ता है। फर्स्ट लैग फेज होती है जिसको हम प्राइमरी फेज बोल दें या फिर स्टार्टिंग फेज बोल दें, कि अभी अभी जैसे ही स्टार्ट हुआ है, और स्टार्ट होने के बाद में जैसे ही नंबर्स ज़्यादा बढ़ने लग जाए, ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाए, तो इसका मतलब लॉग फेज स्टार्ट है और लॉग फेज चल रही है, और पूरी तरीके से एकदम लॉग फेज होता है। एक हम प्रैक्टिकली बात करें इसकी, तो जैसे भी किसी भी व्यक्ति के अंदर बैक्टीरिया एंटर कर गया, तो एंटर करने के बाद में उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इनोकुलेशन और इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ही ये सारी फेजेज आती है। अब उस फेजेज के अंदर हम देखते हैं, पहले लैग फेज स्टार्ट होगी, यानी कि हमको धीरे धीरे हल्का हल्का सा असर करना स्टार्ट होगा, यानी बैक्टीरिया ग्रोथ करता जाएगा। अचानक से एक दिन पूरी तरीके से फीवर हाई हो जाएगा, नॉर्मल जो वाइटल साइंस है वो थोड़ा चेंजेज होने लग जाएंगे। इसका मतलब कि वो लॉग फेज चल रही है, और लॉग फेज में तेज़ी से बढ़ता है। कोई भी बैक्टीरिया लॉग फेज के अंदर तेज़ी से ग्रोथ करेगा। थर्ड फेज आती है आपकी स्टेशनरी फेज। इस फेज के अंदर हम कह सकते हैं कि स्टेबल फेज है,
इसके अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरियल सेल्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और नई बैक्टीरियल सेल्स उनकी जगह आ जाती है। आफ्टर ए लॉग फेज द बैक्टीरियल ग्रोथ केसेज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ड्यू टू द extension of nutrients and accumulation of toxic product, the number of cells replace the number of cells die। यानी कि कुछ सेल्स ऐसी होती है जो ख़त्म हो जाती है, मर जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उनको रिप्लेस कर देती है स्टेशनरी फेज। एंड द नंबर ऑफ वाइवल सेल्स रिमेन स्टेशनरी, यानी इस फेज के अंदर वाइवल काउंट का इस्तेमाल किया जाता है। वाइवल काउंट मैंने पहले बता दिया आपको, वाइवल का मतलब होता है कि जीवित से, इसके अंदर हम डाइंग सेल्स का कोई भी रोल नहीं होता। डाई सेल्स होती है वो उसको रिमूव कर देता है ये फेज़। और ये फेज़ देख लीजिए, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, इसमें केवल इतना होता है जो सेल्स मर चुकी होती है उन सेल्स को रिमूव करना। देख लीजिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे स्टेशनरी फेज़, फर्स्ट लैग फेज़ थी, सेकंड लॉग, थर्ड पे स्टेशनरी फेज़। इसमें फ्लेक्सिबल हो गया है, स्टेट कंडीशन में हो गया है, यहाँ पे जो सेल्स मरी हुई थी उनको रिमूव कर दिया। फोर्थ फेज़ आती है आपके पास डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है कि घटना, डिक्लाइन इसको हिंदी में बोलते हैं घटना। तो इस फेज के अंदर बैक्टीरिया धीरे धीरे अपनी काउंट को कम करता है। जैसे कि आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड स्टेशनरी फेज द बैक्टीरियल पॉपुलेशन डिक्रीज ड्यू टू द डेथ ऑफ सेल्स। मतलब कि यहाँ जाते, जैसे कि आप फोर्थ इस पे जाइए, फेज ऑफ डिक्लाइन, ये डिक्लाइन फेज, इसके अंदर आप बाइबल काउंट करते हो तो बाइबल काउंट करोगे जैसे ही ये एरो नीचे लग रहा है यहाँ पे देख लीजिए, एक तो ये जो ग्राफ का कर्व है वो सीधा यहाँ से लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और फिर फेज ऑफ डिक्लाइन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन नीचे कर्व नीचे की तरफ इंडिकेट हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ इंडिकेट होगा। इसका मतलब कि ये फेज डिक्लाइन फेज है और यहाँ पे जाके बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ कम कर देता है, बैक्टीरिया अपना मल्टीप्लिकेशन कम कर देता है। तो एक शॉर्ट मेथड हुआ इस तरीके से। अच्छे समझने के लिए आप एक बार रिवीजन करें इसको, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके।